हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम एक नए सफर पर निकल रहे हैं जहां हम एक्सप्लोर करेंगे क्लास 10 इंग्लिश लिटरेचर के कुछ डिफरेंट और मिस्टीरियस चीजें जो कि इंग्लिश पोएम्स को काफी ही इंटरेस्टिंग बना देता है। आप कुछ लोगों को तो पता ही होगा, अगर नहीं पता तो पता करते हैं इन इंटरेस्टिंग चीजों को जिन्हें कहा जाता है पोएटिक डिवाइस। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं कुछ मजेदार सीखने के लिए। और ये जो चीजें हैं 10th बोर्ड्स के एग्जाम के लिए भी आपको मार्क्स सिक्योर करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। सबसे पहले हम लोग क्या क्या पोएटिक डिवाइसेस देखेंगे। पर्सोनिफिकेशन, एलिटरेशन, एंजाम्बमेंट, इमेजरी, रिपीटिशन, सिमिली, मेटाफोर, ऑक्सीमोरोन, एजोनेंस, सिंबोलिज्म, एनाफोरा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस है जो हम इस वीडियो पे कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पोएटिक डिवाइस जो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन होता क्या है, क्यों पोएट्स इसे यूज करते हैं पोएम्स में और पोएम्स को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। पर्सोनिफिकेशन का डेफिनेशन देख, इट मींस गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज, ट्रेट्स और इमोशन टू समथिंग दैट इज नॉट ह्यूमन। पर्सोनिफिकेशन कोई भी थिंग या फिर चीज को इंसानी क्वालिटीज, कैरेक्टर्स या इमोशन दे देता, यानी कि इंसान के गुण दे देता। कितना मजेदार है ना ये। आप लोगों ने इतने सारे पोएम्स पढ़े, आप लोग तो इस चीज को नोटिस तो जरूर किए होंगे। अगर नहीं किए तो कोई बात, अब आपको क्लैरिटी आ ही जाएगी। लेकिन क्लैरिटी आएगी कैसे? एक काम करते हैं, इसे एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। एग्जाम्पल 1, द विंड विस्पर्ड थ्रू द। कभी आप लोगों ने सुना है कि कोई विंड आपसे कुछ कहे? कभी आप लोगों ने सुना है विंड को विस्पर करते हुए, फुसफुसाते हुए या कुछ धीरे से कहते हुए? नहीं ना। लेकिन पोएम में ऐसा यूज होता है। इसका एक्सप्लेनेशन, यहाँ पर जो विंड है उसे ह्यूमन क्वालिटी दे दिया गया विस्पर करने। वो तो एक्चुअली में बात नहीं कर पाएगा ना, विंड एक नॉन लिविंग थिंग है। तो इसमें एक ह्यूमन क्वालिटी दे दिया गया, तो ये एक पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2, द स्टार्स डांस इन द नाइट। क्या आप लोगों ने देखा है स्टार्स को डांस करते हुए? नहीं ना। लेकिन यहाँ पर उसे पोएट ने ऐसे लिखा है कि स्टार जो है रात के समय आसमान में डांस। इसका एक्सप्लेनेशन देखो। इन दिस सेंटेंस द स्टार्स आर गिवन द ह्यूमन क्वालिटी टू डांस इवन दो दे आर एक्चुअली डिस्टेंट ग्लोइंग ऑब्जेक्ट्स इन द। इस सेंटेंस में स्टार्स को ह्यूमन एबिलिटी दे दिया है कि वो डांस कर सके। वो तो दूर में है, चमक रहा है स्पेस में, लेकिन फिर भी ऐसे बतलाया गया है कि वो डांस कर। अब बढ़ते हैं दूसरे पोएटिक डिवाइस की तरफ जो है एलिटरेशन। तो जानते हैं एलिटरेशन पोएम्स में एक म्यूजिकल क्वालिटी डाल दे। तो जानते हैं ये कैसे होता है? द रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ कंसेक्यूटिव। कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होगा कंसेक्यूटिव वर्ड्स के बिगिनिंग में, यानी कि दो तीन वर्ड्स साथ में लिखे हुए, तो उनके बिगिनिंग में जो कॉन्सोनेंट साउंड हो वो रिपीट हो। नहीं समझ आया तो समझते एग्जाम्पल के। सी सेल्स बाय द शी शोर। तो देखिए यहाँ पहला वर्ड सी है, उसका कंसेक्यूटिव वर्ड सेल्स है, फिर उसका कंसेक्यूटिव वर्ड सी सेल्स है, बाय द शी शोर। तो यहाँ पर जो कंसेक्यूटिव वर्ड्स है सी सेल्स और शी शोर, ठीक है, इसमें जो कॉन्सोनेंट का साउंड है वो रिपीट हो रहा है। एक्सप्लेनेशन देख, इस सेंटेंस में जो साउंड है एस वो रिपीट हो रहा है कुछ वर्ड्स के स्टार्टिंग, तो इसी को बोला जाता है एलिट्रेशन। यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड्स के स्टार्टिंग में रिपीट, कुछ कंसेक्यूटिव वर्ड्स के स्टार्टिंग में रिपीट। एग्जांपल 2 देखते हैं। बेटी बॉट सम बटर बट द बटर वाज बिटर। तो यहाँ पर जो वर्ड्स है बेटी बॉट बटर बटर बिटर, इसमें एक कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है ना बी, तो इसका एक्सप्लेनेशन ये, द बी साउंड इज रिपीटेड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में बी साउंड, एक कॉन्सोनेंट है बी, वो रिपीट हो रहा है बार बार बार। तो इसी तरह से पोएम में एक म्यूजिकल क्वालिटी बन रहा है। तो पोएट्स भी इसका इस्तेमाल करते हैं काफी जगह। तो बढ़ते हैं अगले पोएटिक डिवाइस की तरफ, एंजाम्बमेंट। A sentence or a thought flows from one line or verse to the next without a pause or a natural stopping। एक सेंटेंस या फिर थॉट एक लाइन से दूसरे लाइन में कंटिन्यू हो रहा होगा, दूसरे लाइन में जा रहा होगा बिना कोई पॉज के या फिर एक स्टॉपिंग पॉइंट के, तो उसे हम बोलेंगे एंजाम। आइए समझते हैं इसे एग्जाम्पल। आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वैल्स एंड। यहाँ पर पोएट का जो थॉट की वो इधर उधर भटक रहे हैं एक क्लाउड की तरह, और वो क्लाउड फ्लोट कर रहा है वैली के ऊपर से हिल्स के ऊपर। तो यहाँ पर जो पहला सेंटेंस का जो थॉट है दूसरे सेंटेंस में कंटिन्यू हो रहा है। आइए देखते हैं इसका। ये जो लाइन है विलियम वर्ड्सवर्थ के पोएम से लिया गया है। यहाँ पर जो थॉट है और जो सेंटेंस है वो पहला लाइन से दूसरे लाइन में बिना कोई पॉज के जा रहा है, और इसके वजह से एक एंजाइममेंट क्रिएट हो रहा है। आप देख सकते हैं पहला लाइन के बाद कोई भी कोमा फुल स्टॉप वगैरह नहीं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। द नाइट वॉज डार्क एंड द मून शॉन ब्राइट। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पहला लाइन और दूसरा लाइन पूरा मिलके कंप्लीट सेंटेंस हो रहा है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये जो थॉट है यहाँ पर पहला लाइन में जो थॉट है वो पहला लाइन से दूसरे लाइन में जा रहा है बिना कोई पॉज के, जिसके वजह से एक एंजाइममेंट क्रिएट हो रहा है।
और साथ साथ में सेंटेंस का जो फ्लो है ये दोनों लाइन में बरकरार रख रहा है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस देखते हैं, इमेजरी। इट रिफर्स टू द यूज ऑफ विविड एंड डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज दैट अपील्स टू द सेंसेस, क्रिएटिंग अ मेंटल पिक्चर और सेंसरी एक्सपीरियंस फॉर द रीडर। तो डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना जो वर्ड्स किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हो अच्छे से और हमारे सेंसेस को स्टिमुलेट कर रहे हैं, हमें सेंस करवा रहे हैं। आप लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ा होगा, कभी कभी होता है ना कुछ पॉइंट्स पढ़ने से हमारे मन में सिमिलर जो वर्ड्स लिखा रहता है, जो सेंटेंसेस लिखा रहता है, जो लाइंस लिखा रहता है, उसका एक इमेज दिमाग में आ रहा होता है। तो यही है इमेजरी। एग्जाम्पल के साथ समझ, द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। यहाँ पर जो वुड्स है वो बहुत ही लवली है, डार्क है और डीप है। इससे हमारे दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो रहा है कि वुड जो है बहुत प्यारा सा है। यहाँ पर जो वुड्स है, जो लकड़ियां है, बहुत प्यारा सा है, डार्क है और डीप। अगर यहाँ पर डार्क और डीप नहीं लिखा रहता तो आप सिंपली एक लॉग या फिर लकड़ी सोचते दिमाग में, लेकिन डार्क और डीप पढ़ के आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो रहा है कि ये जो लकड़ी है प्यारा सा है, डार्क और डीप। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। फ्रोड्स यहाँ पर इमेजरी का इस्तेमाल किया है ताकि यहाँ के जो सीरीन है या फिर कैप्टिवेटिंग विंटर सीन है उसको डिस्क्राइब कर सके। सीरीन या फिर इस सीरीन यानी कि काम और पीसफुल विंटर सीन। कैप्टिवेटिंग मतलब किसी का अट्रैक्शन को होल्ड करके रख लेना। आप कुछ बहुत ही खूबसूरत सा चीज देखते हैं तो आपकी नजरें हटते नहीं, तो यही है। तो यहाँ पर जो वर्ड्स है लवली, डार्क और डीप, हमारे दिमाग में वुड्स का एक विजुअल इमेज क्रिएट कर। दूसरा एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी आ जाए। बीनीथ द सिल्वर मून द रिवर सिंग्स इट्स मेलोडी अ जेंटल गिफ्ट दैट नाइट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। तो यहाँ पर जो इमेजरी है वो ये डिस्क्राइब कर रहा है रात के वक्त का रिवर के साइड में कैसा सीन होता है। सिल्वरी मून हमारे दिमाग में विजुअल इमेज सेट कर रहा है कि मून लिट नाइट, रात का समय है, चांद निकला है और चमक रहा है। और रिवर सिंग्स यहाँ पर हमें मेलोडियस रिवर का एक्सपीरियंस करवा रहा है। रिवर सिंग्स यानी कि जो नदी बहता है उसका जो आवाज आता है, तो ऐसा बताया जा रहा है कि नदी की आवाज हमें सुनाई दे रही है इस मूनलिट नाइट में। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस देखता है, रिपीटेशन। इट इज ए लिटरेरी डिवाइस इन विच अ वर्ड और फ्रेज इज यूज मल्टीपल टाइम्स। ये एक लिटरेरी डिवाइस है जहां पर एक वर्ड या फिर फ्रेज मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो। एग्जाम्पल वन, द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर। यहाँ पर एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप दो बार रिपीट हो रहा है। ये जो फ्रेज है दो बार रिपीट हो रहा है। इस रिपीटेशन से पोएट अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेके उनका कितना डिवोशन है वो दिखा रहे हैं और साथ साथ में ये रिपीटेशन पोएम को एक रिदम भी दे रहा है। एग्जाम्पल टू देख, द बेस्ट काइंड ऑफ पीपल आर वार्म एंड काइंड, दे आर ऑलवेज देयर एंड दे नेवर माइंड। द बेस्ट काइंड ऑफ पीपल स्माइल एंड एम्ब्रेस, दे सपोर्ट यू विद स्ट्रेंथ। एंड इसका एक्सप्लेनेशन, इस लाइन में ये जो फ्रेज है द बेस्ट काइंड, ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये दो बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पर जो पोएट है, जो अच्छे लोग हैं, गुड पीपल, उनको पिक्चर को पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके बारे में बता रहे हैं कि वो वार्म है, काइंड है, वो स्माइल करते हैं, एम्ब्रेस करता है। तो इसी तरह से नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है सिमिली। अ सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स यूजिंग द वर्ड्स लाइक और अस टू हाईलाइट अ शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी। सिमिली एक फिगर ऑफ स्पीच है जो दो अलग अलग चीजों को कंपेयर करता है लाइक या फिर एज जैसे वर्ड्स लगा के, ताकि उनका कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर क्वालिटी को हम समझ सकें। एग्जाम्पल देखते हैं, हर स्माइल वॉज एज ब्राइट एज द मॉर्निंग। ये जो सिमिली है, यहाँ पर जो औरत का स्माइल है वो कंपेयर किया जा रहा है मॉर्निंग सन का ब्राइटनेस के साथ। आप देख सकते हैं ब्राइट एज द मॉर्निंग सन, अज का अज वर्ड का इस्तेमाल किया गया है ये कंपेयर करने के लिए कि औरत का स्माइल और मॉर्निंग का सन दोनों कितने ब्राइट। तो ये जो कंपैरिजन है ना, ये हमें ये समझाने के लिए किया गया है कि उस औरत का जो स्माइल है मॉर्निंग का सन का ब्राइटनेस की तरह, यानी कि रेडियंट और वार्म उसका जो नेचर है स्माइल का। तो यहाँ पर जो उसका स्माइल है जो कंपेयर किया गया मॉर्निंग, पोएट ये कन्वे करना चाहते हैं कि उसका जो स्माइल है ना बस विजुअली कैप्टिवेटिंग नहीं है, लेकिन उसका एक पॉजिटिव और अपलिफ्टिंग इफेक्ट भी है। जैसे मॉर्निंग सन कैसे हमारा
दिन को ब्राइटन कर देता है और साथ साथ में वार्म भी कर देता है। अगर ये बस ब्राइटन करता तो ये विजुअली कैप्टिवेटिव होता, लेकिन साथ साथ में ये ब्राइटन करने के अलावा ये हमारा दिन को वार्म भी कर देता। एग्जाम्पल 2, हिज वर्ड्स कट थ्रू द साइलेंस लाइक अ शार्प। इस सिमिली में जो वर्ड है उसको कंपेयर किया गया है, जो वर्ड का असर है वो कंपेयर किया गया है एक शार्प नाइफ का जो एक्शन होता है उसके साथ, और लाइक वर्ड लगा के इसको कंपेयर किया गया, लाइक वर्ड लगा के ये कंपेयर किया गया। तो ये जो कंपैरिजन है ना, ये बतला रहा है कि उसका जो वर्ड्स है उसका कैसे अचानक से पियर्सिंग इफेक्ट हुआ। कभी कभी होता है ना, कुछ लोग आपको ऐसे बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, तो वो बात सीधा आपको हिट करता है, आपके दिल पे लगता है। ठीक है, तो यही है सिमिली का एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस देखते हैं, मेटाफोर। A metaphor is a figure of speech that makes a direct comparison between two unrelated things, suggesting that they are alike in some way. जैसे सिमिली में हम लोग लाइक या फिर एज वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं कंपैरिजन के लिए, मेटाफोर में हम बतलाते हैं कि ये चीज दूसरा चीज। मेटाफोर एक फिगर ऑफ स्पीच है जो डायरेक्ट कंपैरिजन करता है दो अनरिलेटेड थिंग्स, और दो अनरिलेटेड थिंग्स होंगे मतलब दो चीज होंगे जिनका कोई भी रिलेशन नहीं है, लेकिन वो इस तरह से सजेस्ट करेगा कि ये दोनों कुछ ना कुछ हद तक सेम है, कुछ कुछ मैनर्स में सेम है। एग्जाम्पल 1, द क्लासरूम वाज अ बीहाइव ऑफ एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर जो मेटाफोर है ये कंपेयर कर रहा है क्लासरूम को एक बीहाइव। ये हमें कन्वे करना चाहता है, ये हमें ये आइडिया कन्वे करना चाहता है कि जो क्लासरूम है ना, भरा पड़ा है बिजी और एक्टिव स्टूडेंट्स, बिजी और एक्टिव। जैसे कि बी हाइव्स में जो बीज होते हैं कैसे बिजी रहते हैं और एक्टिव रहते हैं उनके बी हाइव के अंदर, बहुत सारे काम के ऊपर बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। तो उसी तरह स्टूडेंट्स भी क्लासरूम में बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, कोई गप्पे लड़ा रहे होते हैं, कोई होमवर्क कर रहा होता है, कोई रीडिंग कर रहा होता है। एग्जाम्पल 2, हर स्माइल वॉज अ रे ऑफ सनशाइन ऑन ए क्लाउडी डे। ये जो मेटाफोर है, यहाँ पर जो पर्सन का स्माइल वो रे ऑफ सनशाइन की तरह, रे ऑफ सनशाइन के साथ कंपेयर किया गया, बोला गया कि वो एक रे ऑफ सनशाइन। ये इससे हमें ये पता चल रहा है कि जस्ट उसका जो स्माइल है ना, उसमें इतना पावर है कि कोई एक सिचुएशन को वो ब्राइटन अप कर सकता है और वार्मथ ला सकता है। ऑक्सीमोरोन, अ फ्रेज दैट कंबाइंस टू वर्ड्स दैट सीम टू बी द ऑपोजिट ऑफ। ऑक्सीमोरोन एक ऐसा फ्रेज होता है जो दो वर्ड्स को कंबाइन करता है, और वो जो वर्ड्स होगा उनका जो मीनिंग होगा एक दूसरे से डिफरेंट होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पोएम फायर आउट आइस। यहाँ पर ये बोला जा रहा है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन। तो इसका एक्सप्रेशन ये है, फ्रॉस्ट यहाँ पर यूज कर रहा है फायर और आइस। फायर और आइस दोनों कितने अलग चीज है, अपोजिट चीज है ना, तो ये दो कॉन्ट्रास्टिंग तरीके से बता रहा है, दो डिफरेंट तरीके से बताया जा रहा है कि वर्ल्ड कैसे खत्म, और ये फायर और आइस सिंबलाइज कर रहे हैं डिजायर को और हेट्रेड। तो यहाँ पर फायर और आइस ऑक्सीमोरोन। नेक्स्ट एग्जांपल, पोएम रोमियो एंड जूलियट, व्हाई देन ओ ब्रॉलिंग लव, ओ लविंग हेट। यहाँ पर जो वर्ड है ब्रॉलिंग एंड लव साथ में यूज किया है। इसका मतलब ब्रॉल का मतलब होता है फाइट, और लव का मतलब होता है कोई इंसान के लिए अफेक्शन। देखे ना, ब्रॉलिंग और लव दोनों डिफरेंट वर्ड्स है, डिफरेंट मीनिंग के साथ, दोनों वर्ड्स के डिफरेंट मीनिंग है, तो इसी को कहा जाता है ऑक्सीमोरोन। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है एजोनेंस। Assonance is a literary device used in poetry and prose. It involves a repetition of vowel sounds in nearby words, creating a specific and sometimes musical quality in the text. Assonance एक literary device है जो poetry और prose में इस्तेमाल होता है। इसमें क्या होता है, जो vowel sounds है आसपास के वर्ड्स में रिपीट हो रहा होता है, कभी कभी एक स्पेसिफिक या फिर कभी कभी म्यूजिकल क्वालिटी टेक्स्ट में क्रिएट करता है। एग्जाम्पल देखते हैं, द रेन इन स्पेन फॉल्स मैनली इन द प्लेन। इसका एक्सप्लेनेशन है कि जो एआई साउंड है रेन में, स्पेन में और मेनली में, वो रिपीट हो रहा है और हमें बतला रहा है कि ये एक एजोनेंस, ये रिपीट हो रहा है और हमें ये पता चल रहा है कि ये एक एजोनेंस है। एजोनेंस को डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है। एग्जाम्पल 2 देखते हैं, द मेलो येलो मार्शमेलो स्वेड इन द ब्रीज। इसका एक्सप्लेनेशन ये है, जो साउंड ई है, मेलो येलो मार्शमेलो इज रिपीटेड क्रिएटिंग एजोनेंस। तो मेलो येलो मार्स मेलो ई का साउंड निकल रहा है ना, ठीक है, तो ये भी एजोनेंस क्रिएट कर। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस सिंबलिज्म। ये एक लिटरेरी डिवाइस है where an author uses objects, characters, settings or other elements in a story to represent or symbolize something beyond their literal meaning. तो यहाँ पर पोएट ऑब्जेक्ट्स का, कैरेक्टर्स का
और कुछ सेटिंग्स का इस्तेमाल करता है या फिर कुछ दूसरे एलिमेंट्स का एक स्टोरी, ठीक है, ताकि ये सिंबलाइज कर सके उस वर्ड का एक्चुअल जो मीनिंग होगा ना, उससे कोई डिफरेंट मीनिंग, उस वर्ड का जो लिटरल मीनिंग होगा उससे कोई दूसरा मीनिंग को सिंबलाइज किया जाए। सिंबलिज्म, it is a literary device where an author uses objects, characters, settings, or other elements in a story to represent or symbolize something beyond their literal meaning. Symbolism एक literary device है जहाँ पे एक author ऑब्जेक्ट्स, कैरेक्टर्स, सेटिंग्स या फिर कुछ दूसरे एलिमेंट्स का इस्तेमाल करता स्टोरी में, और इन ऑब्जेक्ट, कैरेक्टर्स, सेटिंग्स या फिर एलिमेंट्स का जो लिटरल मीनिंग है उससे कुछ एक डिफरेंट मीनिंग पोएट बता रहा होता है, सिंबलाइज कर रहा होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। Two roads diverge in a wood, and I took the one less traveled. Explanation: the two diverging roads in this poem symbolize life choice and the idea of taking the path less traveled as a metaphor for making unique decisions in one's life. तो दो रोड्स डाइवर्स थे एक वुड पे, बीच में एक लकड़ी था, राइट साइड एक रोड था, लेफ्ट साइड एक रोड था। तो हम लोग को बस इतना ही पता चल रहा है कि वुड से दो रोड डाइवर्स था, लेकिन पोएट इसको इस तरह से सिंबलाइज कर रहा है, ये जो डाइवर्जिंग रोड्स है, कि हम लोग लाइफ में क्या चॉइसेस लेते हैं। आपके साथ हुआ होगा, आपके सामने दो चॉइसेस होंगे, बहुत सारे लोगों से पूछते हैं आप, आपके सामने कुछ सिचुएशन, और ऐसा सिचुएशन काफी लोगों के साथ हो चुका है, तो आप उनसे पूछेंगे कि आपने क्या किया था, आपने क्या किया था, तो काफी सारे लोग बोलेंगे कि हमने ये किया था। तो आप भी क्या करते हो, उसी पाथ को फॉलो करते हो। लेकिन यहाँ पर पॉइंट ये बोल रहा है कि वो ये डिसाइड किए कि जो पाथ में कम लोग चलते हैं वो उन्हीं को लेंगे, ताकि उनका जो डिसीजन है यूनिक हो सके, बाकी लोगों से अलग हो सके। तो एक मिनट, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। होप इज द थिंग विद feathers that perches in the soul and sings the tune without the words and never stops at all. इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। होप इज सिंबलाइज एज अ बर्ड विद feathers। यहाँ पर होप को सिंबलाइज किया गया एक बर्ड की तरह जिसका feathers, और ये जो बर्ड है एक पावरफुल और ऑप्टिमिस्टिक सिंबल है होप का। The bird's ability to sing without words suggests that the transcendent and universal nature of, यहाँ पर जो बर्ड का एबिलिटी है बिना वर्ड्स के साथ सिंग करना, ये हमें ये सजेस्ट कर रहा है कि ट्रांसेंडेंट का मतलब होता है जो नॉर्मल है उससे भी बियॉन्ड या फिर ऊपर, मतलब जो लिमिट है उसको एक्सीड कर देना। तो बर्ड का जो एबिलिटी है सिंग करने का बिना वर्ड्स के इस्तेमाल किए, ये सजेस्ट कर रहा है कि उसका जो लिमिट है वो एक्सीड हो सकता है। किसका? होप का। मतलब आप कुछ भी होप रख रहे हो, उससे कई ज्यादा भी होप रख सकते हो ना। ऐसा नहीं कि आपको इतना ही एक लिमिट में होप रखना है, नहीं ना, आप उससे ज्यादा का ज्यादा भी होप रख सकते हो, और यही यूनिवर्सल नेचर है। तो होप यानी कि उम्मीद, यहाँ पर उसको सिंबलाइज किया जा रहा है एक बर्ड जिसका फिदर्स है, और ये जो बर्ड है एक पावरफुल ऑप्टिमिस्टिक सिंबल है होप का। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है एनाफोरा। It is the repetition of words or phrases in a group of sentences, clauses or poetic lines. Anaphora words या फिर phrases का repetition होता है group of sentences में, clauses में या फिर poetic lines। Example देखते हैं। In the quiet forest, the whispers of the trees, in the quiet forest where the gentle breeze frees। इसका explanation, यहाँ पर जो in the quiet forest is the repeated phrase at the start of each line, creating a rhythm। ठीक है, तो यहाँ पर इन द क्वाइट फॉरेस्ट यूज हो रहा है, ये फ्रेज बार बार रिपीट हो रहा है हर लाइन के स्टार्टिंग में और एक रिदम क्रिएट कर रहा है। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। बीनीथ द साइलेंट स्टार्स द वर्ल्ड इज कोल्ड, बीनीथ द साइलेंट स्टार्स सीक्रेट्स अनटोल्ड। एक्सप्लेनेशन, यहाँ पर जो वर्ड है, यहाँ पर जो फ्रेज है बीनीथ द साइलेंट स्टार्स, ये बार बार रिपीट हो रहा है और ये भी एक रिदम क्रिएट कर। तो ये हमारा आखिरी पोएटिक डिवाइस था। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो ज़रूर से लाइक करें। मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। ऐसा कंटेंट मैं और भी लाता रहूँगा जो कि आपके बोर्ड्स के एग्जाम में हेल्प करेगा। और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके मार्क्स सिक्योर करने में। दोनों आप सभी दोस्त अच्छे मार्क्स रखेंगे तो हो सके एक ही कॉलेज में साथ पढ़े, अच्छे कॉलेज में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये वीडियो आपके 10th के
बोर्ड्स के इंग्लिश के एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। तो एग्जाम से पहले भी इसे एक बार देख लीजिएगा, ताकि दोबारा से सभी चीजें रिवाइज हो जाए, मेमोराइज हो जाए। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए, एग्जाम में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। चलिए बाय।